आज पाषाण काल को समझने के क्रम में या भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के क्रम में पाषाण काल पर या पाषाणकालीन जो भी मानव थे उन मानवों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो पाषाण काल जो कि मानव इतिहास का आरंभिक काल है, क्योंकि मानवों ने इस काल में जीवन को जीने के लिए जो भी कुछ उपकरण थे या कुछ औजार थे उनका प्रयोग करना सीखना प्रारंभ किया था। पाषाण काल एक ऐसा काल था, यदि हम वर्तमान समय से इस कालखंड की तुलना करें तो हम देखते हैं कि अगर आज हमें जंगल में बिना घर के रहना पड़े, बिना खेती के, और जहाँ कोई बाज़ार या किसी प्रकार की दुकानें उपलब्ध ना हो जहाँ से हम ज़रूरत का सामान लेते हैं, और किसी भी प्रकार के आधुनिक उपकरण या आधुनिक औजार हमारे पास ना हो, तब फिर हम क्या करेंगे। इसी प्रकार की कुछ परिस्थिति प्राचीन कालीन जो भी मानव थे उनके पास रही होगी। तो ऐसे में उन्हें निरंतर कुछ प्रश्नों से जूझना पड़ता होगा, जैसे भोजन कहाँ से आएगा, आग कैसे मिलेगी, सुरक्षा जानवरों से या प्राकृतिक प्रकोप से किस प्रकार होगी, और रहने की जगह कहाँ होगी। इस प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं उन्हें इन प्रश्नों का रोज़ ही सामना करना पड़ता रहा होगा, और इन्हीं प्रश्नों और इन्हीं समस्याओं के चलते आदि मानव ने धीरे धीरे अपने जीवन में और परिस्थिति में बदलाव करना प्रारंभ किया। इसलिए पाषाण काल मानव इतिहास का प्रारंभिक कालखंड है, जहाँ मानव ने पत्थरों के द्वारा जो उपकरण बनाए जा सकते थे उनको बनाया, और अपनी प्रगति यानी कि अपने जीवन में या प्रकृति जो भी आधारशिला थी वह आधारशिला रखनी प्रारंभ की, और मानव की एक जैविक उत्पत्ति से और सभ्यता के शुरुआती चरण यानी कृषि और स्थायी बस्तियों का विकास उस स्थान तक पहुँचे जहाँ से आगे आने वाली सभ्यताओं की नींव रखी गई। पाषाण काल जो कि बहुत लंबा कालखंड है, जिसे हम 12 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का काल, कहीं कहीं 8000 ईसा पूर्व तक का काल मानते हैं। तो विभिन्न स्रोतों में कालखंड के संबंध में भिन्नता भी हो सकती है, इसलिए आप कालखंड पर बहुत जोर देने की बजाय उस समय के कौन से स्थान थे और किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया था, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, और
क्या विशेषताएं पाई गई हैं उन स्थलों पर जिनकी खोज की गई है और वो पाषाण काल के स्थानों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो पाषाण काल को तकनीकी प्रगति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है पुरापाषाण काल, दूसरा भाग है मध्यपाषाण काल और तीसरे भाग की बात करें तो यह है नवपाषाण काल। तो इस प्रकार सुविधा के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया है और इन 3 कालखंडों की विशेषताएं हैं, जिनमें पुरापाषाण काल, इसमें मनुष्य का जीवन घुमंतू था, क्योंकि भोजन की उपलब्धता एक स्थान पर ना होने के कारण और स्थायी निवास ना होने के कारण उन्हें विभिन्न स्थानों में जाना पड़ता था। और मध्यपाषाण काल यह एक संक्रमण काल है, जिसमें परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया और नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि और स्थायी जीवन, जिनमें बस्तियां और गांव के बसने का क्रम शुरू हुआ। तो इस प्रकार ये 3 भाग हैं और मोटे तौर पर देखें तो इनकी ये 3 व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हम विस्तार से तीनों कालखंडों में हुई घटनाओं का या उनके स्थान और उनकी विशेषताओं को समझेंगे। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। इस कालखंड में मानव शिकारी था और शिकारी के साथ साथ बाद में वह खाद्य संग्राहक यानी खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना उस ओर बढ़ना प्रारंभ किया था। चूँकि पुरापाषाण काल काफ़ी लंबा कालखंड है, यह करीबन 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 12,000 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। तो कालखंड की बजाय आप उस समय काल के घटनाक्रमों पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। तो पुरापाषाण काल, जो कि बहुत लंबा कालखंड होने के कारण इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, यहाँ मानव के जो उपकरण थे उनमें हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, चॉपर, इस तरह के जो भारी उपकरण पत्थरों से बनाए जाते थे, उनका प्रयोग मनुष्य अपने शिकार के लिए और जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए करने लगे थे। और स्थानों की बात की जाए तो सोहन घाटी, जो कि पाकिस्तान में है, यह स्थल है जो निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है। और मध्य प्रदेश का भीमबेटका और हंस की कर्नाटक, ये स्थान निम्न पुरापाषाणकालीन स्थान हैं। निम्न पुरापाषाण काल के बाद मध्य पुरापाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज देखते हैं। तो इस समय काल में औजार जो भी थे उनका आकार छोटा हो गया था और मुख्य रूप से फ्लैक उपकरणों पर आधारित कहा जाता है, जिनमें खुरचनी और बेदनी होते थे। यानी कि समय के उपकरण काफ़ी धीरे धीरे उन सार्व बनाए जाने लगे थे और आकार छोटा होने से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होने लगा था। और मध्य पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं, इनमें नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी है।
और इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। इस काल की विशेषता आधुनिक मानव है, यानी जो आधुनिक मानव जिसे हम वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस के रूप में कहते हैं, तो इसका उदय हुआ था। होमो सैपियंस का उदय होने का काल है। इसके पूर्व और भी अन्य प्रजातियां जो मानव की होती थीं, जिनमें निएंडरस्थल, होमो इरेक्टस, इस प्रकार की जो जातियां थीं वे लगभग समाप्त हो चुकी थीं और होमो सैपियंस का उदय हुआ था। और ब्लेड नुमा औजारों का प्रयोग किया जाता था, यानी अत्यधिक धारदार जो भी औजार होते थे वे हो चुके थे। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भोपाल के पास रायसेन जिला है, वहाँ पर भीमबेटका स्थित है। तो उनकी गुफाओं में, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्र पाए गए हैं वे पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल में विशेष तौर से बात की जाए तो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। और इसके अलावा पुरापाषाण काल में सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में थी, और बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर के पास है, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ये स्थल पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। पुरापाषाण काल के पश्चात मध्यपाषाण काल देखते हैं। और मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी मानव के द्वारा पशुओं का उपयोग अपने कार्यों के लिए किया जाने लगा था, इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। और चूँकि यह पुरापाषाण और नवपाषाण काल दोनों के बीच ट्रांजिशनल फेज है, एक संक्रमण काल है। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि जलवायु के संदर्भ में है। मध्यपाषाण काल में जलवायु गर्म और शुष्क हो गई थी, चूँकि जो पुरापाषाण काल है उसे हिमयुग की संज्ञा भी दी जाती थी। जलवायु थोड़ा ठंडी प्रकृति की होती थी, लेकिन मध्यपाषाण काल तक आते आते जलवायु गर्म और शुष्क हो गई, और इस कारण से जो वनस्पति थी और जो जीव जंतु पाए जाते थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई, और संख्या में वृद्धि होने से दोनों में ही विविधता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यदि मध्यपाषाण काल के उपकरणों की बात करें तो ये माइक्रोलिथ यानी बहुत छोटे आकार के थे, यानी बहुत छोटे आकार के औजार उपकरण बनाए जाने लगे थे। और इसी वजह से इनके जो ये ब्लेड नुमा होते थे, यानी काफ़ी नुकीले या काफ़ी शार्प होते थे। और यही कारण है कि मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति का काल भी कहते हैं, यानी फलक संस्कृति। यह फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, और सबसे पहले जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वे आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से मिले हैं। और इस काल में लोग शैल चित्रकला यानी रॉक आर्ट में माहिर हो चुके थे। और भीमबेटका के जो चित्र बने हुए हैं भीमबेटका की गुफाओं में, वे मध्यपाषाण कालीन यानी मध्यपाषाण काल में भी उन चित्रों को बनाया गया है। मध्यपाषाण काल की कुछ और विशेषताओं की यदि हम बात करें तो उनमें समाधान और
स्त्री पुरुषों को साथ में दफनाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कुछ स्थानों से साक्ष्य भी मिलते हैं। तो जो सावाधान का साक्ष्य है वह सरायनाहर से, और जो साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है वह महदहा से मिलता है। तो इस प्रकार समाज में कुछ नियमों और रीति रिवाजों का पालन होने लगा था। इस प्रकार के हमें साक्ष्य इन दोनों ही स्थानों से मिलते हैं, सरायनाहर और महदहा। नवपाषाण काल का जो समय है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि कृषि की शुरुआत होना और स्थायी बस्तियों का बसना, यानी मानव ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। और यदि हम इसे एक साम्यता में समझें तो चूँकि कृषि होने के कारण जो भी हमने फसल लगाई हुई है तो उसकी देखभाल के लिए बहुत ही आवश्यक था कि मनुष्य को कृषि क्षेत्र के आसपास ही निवास करना पड़े। तो इसके लिए उसे रहने के लिए घर बनाने पड़ेंगे, और इस कालखंड तक आते आते मनुष्य अनेक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करने लगा था और जीवों को पालतू बनाने लगा था, यानी पशुपालन भी करना मनुष्य ने शुरू कर दिया था और कृषि की शुरुआत भी कर दी थी। तो इस प्रकार कृषि करना और स्थायी बस्तियां दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, क्योंकि कृषि में यानी कि फसल को लगाने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक था कि आसपास ही निवास स्थल बनाए जाएं। तो पास निवास स्थल होने से मनुष्य ने संगठित रूप से रहना शुरू किया और इससे कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव भी उत्पन्न हुआ कि पास रहने से अधिक सुरक्षा हो सकती है और कृषि कार्य को करने से खाद्यान्न की उपलब्धता आसानी से होगी। तो जो नवपाषाण काल है उसे नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। यदि इसे देखें कि कृषि की शुरुआत होने से मनुष्य जो कि पहले भोजन की तलाश में विभिन्न स्थानों पर घूमता था, यानी घुमंतू जीवन उसे व्यतीत करना पड़ता था, अब वह भोजन का उत्पादक फूड प्रोड्यूसर बन चुका था, और जिस वजह से उसने स्थायी जीवन यानी एक जगह रहना प्रारंभ कर दिया। और सबसे जो पहली फसलें थीं वह जौ और गेहूं की फसलें थीं, जिसे मनुष्य ने उगाना शुरू किया था। और स्थायी जीवन जब शुरू हुआ तो कृषि से कहीं ना कहीं अधिशेष भी आने लगा और मनुष्य ने पहली बस्तियां बसाईं, घर बनाए, उनसे बस्तियां बसीं और बस्तियों से फिर गांव बसने लगे। तो चूँकि मनुष्य घुमंतू से एक स्थायी जीवन और आखेटक से जहाँ भोजन के लिए उसे घूमना पड़ता था इधर से उधर या डेली नियमित तौर से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था, अब वह खेती करने लगा था, उत्पादन करने लगा था अनाज का और एक स्थायी रूप से जीवन जीने लगा था और सभ्यता के विकास क्रम की दहलीज पर कहीं ना कहीं आ चुका था। तो यही कारण है कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहना कहीं से भी अनुचित नहीं लगता, यह उचित ही है। नवपाषाण काल के संबंध में कुछ और अन्य बातें या विशेषताएं,
जिनमें मृदभांड का प्रयोग यानी कि पोट्री जो भी है बनाई जाने लगी थी, जो कि अनाज को रखने के लिए और पकाने के लिए दोनों ही रूपों में प्रयोग होने लगा था। क्योंकि अनाज के उत्पादन होने से जब मनुष्य ने भोजन पकाना शुरू किया तो पकाने के लिए किसी न किसी बर्तन की आवश्यकता हुई। और चूँकि धातुओं का इतना उस समय तक ज्ञान नहीं हुआ था, तो जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वे सबसे ज़्यादा आसान थे भोजन को बनाने के लिए। और चूँकि इस काल तक आते आते आग का भी आविष्कार किया जा चुका था, जिस वजह से मनुष्य को भोजन पकाने में या जो भी शिकार करता था उस शिकार को आग के ज़रिए और बेहतर रूप से खाने योग्य बनाने में मदद मिलती थी। और यदि कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात की जाए जो कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और पीवाईक्यू में भी जिन्हें अक्सर देखा जाता है, जिनमें मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और यहाँ सबसे प्राचीन यानी यदि ऐसा कहें कि सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बुर्ज होम है जहाँ गड्ढे वाले घर या गर्तावास भी जिन्हें कहते हैं वे देखने को मिले हैं। गुफ कराल जो कि कश्मीर में ही है, यह भी गर्तावास और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद चिरांद जो कि बिहार में है, यह हड्डियों से बने उपकरणों के लिए है। और दक्षिण भारत में मस्की और ब्रह्मगिरी इस प्रकार के स्थल मिले हैं जो हमें नवपाषाण काल के संबंध में जानकारी इनसे प्राप्त होती है। और यदि मैप में कुछ स्थलों को देखें तो जिनमें बुर्ज होम जो कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और हल्लूर है, ब्रह्मगिरी है, और ये चिरांद है, आदमगढ़ और भीमबेटका, ये सभी स्थान हैं जो कि पाषाणकालीन स्थान हैं। तो इनकी आप लोकेशन भी की भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार इनकी लोकेशन से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। पाषाण काल की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो उन विशेषताओं में है कि जो कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहाँ पर जो कि कब्र मिली हैं यानी मनुष्य के मरने के बाद उसे दफनाया गया है। और दफनाए जाने में उसके साथ बकरी को दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी इससे बकरी और कहीं कहीं कुछ और अन्य ज़रूरत की सामग्री भी साथ में रखी जाती थी, जिससे इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि मनुष्य यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास कहीं ना कहीं उसको होने लगा था। इस वजह से उसकी ज़रूरत की वस्तुएं रखी जाती थी ताकि वह जिस दुनिया में भी जाए वहाँ ये चीज़ें उसके लिए उपयोगी हो सकें। और इसी प्रकार जो बुर्ज होम कश्मीर में है, यहाँ पर मानव के साथ पालतू कुत्ते यानी मनुष्य को दफन किया जाता था, उसके साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार की कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो कि एक थोड़ा अलग प्रकार की लगती हैं, लेकिन साक्ष्यों से जानकारी लगती है कि ये उस समय के मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। और आखिर में यदि पाषाण काल को हम देखें तो यह एक क्रमिक
विकास का ही एक आधार है, जहाँ मनुष्य शिकारी से और घुमंतू जीवन से एक स्थायी जीवन की ओर आ चुका था, जहाँ वह खेती करने लगा था और घरों में या बस्तियों में निवास करने लगा था। इस प्रकार की विशेषताएं हमें पाषाण काल में मिलती हैं, जहाँ मानव ने लगातार अपने जीवन में बदलाव किए और इन्हीं बदलावों का परिणाम था कि आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं का उदय हुआ। लेकिन यदि हम कुछ, ये तो हमने देखा कि जो साक्ष्य पाए गए हैं तो उनसे क्या हमें जानकारी मिलती है, लेकिन साक्ष्यों से ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। जिनमें पहला है कि व्यापार संबंधी जानकारी, कि उस समय के लोग क्या व्यापार करते थे या क्या व्यापारिक गतिविधियां होती थीं, इसके साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा उस समय की राजनीतिक गतिविधियां क्या थीं, यानी कि उस समय किस प्रकार के समाज में नियम होते थे जिनका पालन किया जाता था, किस प्रकार मनुष्यों ने उन नियमों को बनाया था, या किस प्रकार उनकी व्यवस्था यानी कि चलती थी। इस प्रकार की थोड़ी हमें जानकारी नहीं मिलती है, इसका अभाव है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में, कि चालकोलिथिक एज क्या है। तो यदि हम देखें कि जो पाषाण काल था, पाषाण काल का जो अंतिम चरण नव पाषाण काल था, उसके अंतिम चरण में यानी कि नव पाषाण काल का अंत होते होते मनुष्य को विभिन्न प्रकार की धातुओं की जानकारी हो गई थी और उसने धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिनमें सर्वप्रमुख धातु थी तांबा। और पाषाण काल के बाद जो संस्कृति आगे आती है, जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, इसमें इस समय काल में मनुष्य तांबा और पत्थर, तो पत्थर को ही पाषाण कहते हैं, तो तांबा और पत्थर यानी तांबा और पाषाण दोनों का प्रयोग करते थे अपने दैनिक जीवन के कार्यों में। तो इस कारण से इसे ताम्र पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। तो इसे हम अगले चैप्टर में समझेंगे। और ये सब मैप में कुछ स्थलों के नाम दिए गए हैं, जिनमें जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, इस प्रकार की संस्कृतियाँ हैं जो कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति हैं। तो मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। जय हिंद।